10 मई को इंडिया ने कुछ ऐसा किया जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। इंडिया ने एक लाइव कॉम्बैट मिशन में वर्ल्ड की सबसे तेज और न्यूएस्ट क्रूज मिसाइल में से एक ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया। ये कोई टेस्ट या शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये रियल टारगेट, रियल एक्सप्लोजन्स और रियल इम्पैक्ट वाला युद्ध था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ये कोई सिंगल मिशन या केवल एक टारगेट नहीं था, ये इंडियन एयरफोर्स द्वारा सीमा पार पाकिस्तान के सबसे डेंजरस टेररिस्ट कैंप्स पर किया गया एक कंप्यूटेड हमला था। ये हमला 10 मई 2025 की सुबह में किए गए और जब तक सूरज निकला कम से कम 4 हाई वैल्यू टारगेट्स पर आग लग चुकी थी। ये सब 22 अप्रैल को शुरू हुआ जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक क्रूर आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद नामक एक टेररिस्ट ग्रुप का हाथ है, जो एक पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है और जिसका भारत के अगेंस्ट वायलेंस की एक लंबी हिस्ट्री रही है। भारत ने जवाब देने का प्रॉमिस किया था और जवाब डिवास्टेटेड था। टारगेटेड ठिकानों में रफीकी, मुरीद, नूर खां, रहीम यार खां, सक्कूर, चुनैर शामिल हैं। सकुर्दू, भुलेरा, जोकाबाद और सोगारदा इन हवाई अड्डों पर भी एडिशनल डैमेज रिपोर्ट हुए हैं। पसरूर और सिलकोत स्थित रडार साइट भी हिट हुए हैं। ये क्रेडिबल इंटेलिजेंस के आधार पर केयरफुली सेलेक्टेड मिलिट्री टारगेट्स थे। भारत ने साफ कर दिया था कि ये हमले केवल मिलिट्री और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर किए गए हैं, सिविलियंस, पाकिस्तानी सरकार और ना ही किसी गांव को निशाना बनाया गया। पहली मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था, जो एक ट्विन इंजन इंडियन एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन के एयर स्पेस में काफी अंदर तक हैवी पेलोड ले जाने के लिए कैपेबल है। विमान ने रात में उड़ान भरी। ये रडार से बचने के लिए काफी नीचे उड़ रहा था। तभी पाकिस्तानी बॉर्डर के बाहर पायलट ने बम रिलीज बटन दबा दिया और ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दी। स्टेज टू मिसाइल 1 सेकंड के लिए पत्थर की तरह नीचे गिरी, फिर हवा में उड़ी और लगभग साउंड की स्पीड से 3 गुना गति से आगे बढ़ी। ये कम ऊंचाई पर और तेजी से उड़ी, ऑलमोस्ट इनविजिबल होने के लिए लैंड की सतह को छूती गई, भावलपुर की ओर मुड़ गई। यहीं पर जैश ए मोहम्मद का एयर बेस था और ये कोई आम डस्ट कैंप नहीं था। ये एक मैसिव कॉम्प्लेक्स है जिसमें बैरक्स, ट्रेनिंग ग्राउंड्स, एडमिनिस्ट्रेशंस के ऑफिसेज, हथियार के भंडार हैं और ये क्रॉस बॉर्डर टेरर ऑपरेशंस के लिए कम्युनिकेशन हब भी माना जाता है। जैसा कि हमने 22 अप्रैल को देखा था, भारत कई वर्षों से इस लोकेशन को ट्रैक कर रहा था। सही इंटेलिजेंस के कारण 10 मई को ये कैंप आग की लपटों में जल गया। ग्राउंड पर मौजूद आई विटनेस के अनुसार विस्फोट बहुत बड़ा था। हमले में एक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा डैमेज कर दिया गया और आग लग गई, जिसे कंट्रोल में लाने के लिए कई घंटे लग गए। पाकिस्तानी सोर्स को माने तो डेथ टोल 50 से अधिक है और इंडियन इंटेलिजेंस सोर्सेस का कहना है कि हमले के दौरान कई सीनियर ऑपरेटिव मौजूद थे। उसी समय कई और ब्रह्मोस हवा में थे। अदर वेपन्स जैसे कि इंडियन मेड क्रिस्टल बेस्ड 2 मिसाइल, हैमर गाइडेड म्यूनिशन, स्कल्प क्रूज मिसाइल और स्पाइस 2000 स्मार्ट बॉम्ब्स के कॉम्बिनेशन का उपयोग करके 2 और टारगेट्स को निशाना बनाया गया। इनका यूज उन लोकेशंस पर किया गया जहां ब्रह्मोस की स्पीड और रेंज की जरूरत नहीं थी। लेकिन ब्रह्मोस हेडलाइंस में आखिर क्यों आया? क्योंकि इससे पहले कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। वॉर में ऐसा पहली बार हुआ था कि ब्रह्मोस को उतारा गया। 2001 में इसका डेवलपमेंट वर्क शुरू हुआ और 2007 तक सभी ब्रांचों में इसका डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। इंडिया ने ब्रह्मोस को हुक्म के इक्के की तरह रखा। इसका परेड में डिस्प्ले तो किया गया था, टेस्ट में इसको फायर भी किया गया, डिफेंस फॉर्म में इसकी चर्चा तो होती थी, लेकिन अब तक इसको कभी भी एक्चुअल कॉम्बैट मिशन के लिए नहीं निकाला गया था। एंड कहना पड़ेगा, व्हाट अ पावरफुल रिवील। हमने इसका यूज दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक किया। इससे कहानी बदल जाती है। ये सिर्फ टेक्निकल सक्सेस नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिकल मैसेज है और पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये पूरा ऑपरेशन कोऑर्डिनेटेड था। जब ब्रह्मोस जेट्स हवा में थे तो ड्रोन जैमर्स एक्टिवेट कर दिए गए, रडार काउंटर मेजर्स डिप्लॉय कर दिए गए, रियल टाइम में स्ट्राइक एरिया की मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट सिस्टम यूज किया गया, एंटी एयर खतरों पर नजर रखी गई। इंडियन फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करने से बचने के लिए आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन का प्रत्येक पार्ट न केवल सक्सेसफुल होने के लिए तैयार किया गया था, बल्कि ये बताने के लिए भी तैयार किया गया था कि जब जरूरत पड़ेगी भारत ऐसा बार बार करेगा। और प्राउड की बात तो यह है कि सारे इंडिया में बने इक्विपमेंट से किया गया। इसे ही तो आत्मनिर्भर भारत कहा जाता है। इसका अर्थ है भारत में निर्मित हथियारों का बिल्ड, लॉन्च और यूसेज करना, ना कि टेक्नोलॉजी उधार पर लेकर आना, पार्ट्स खरीदना, ना ही परमिशंस पर निर्भर करना या उनका इंतजार करना। और इस पूरे ऑपरेशन में ब्रह्मोस 3 एकमात्र स्वदेशी सिस्टम नहीं था जिसका इस्तेमाल किया गया। भारत ने इंडियन लैब्स में डिजाइन और बिल्ड एंटी ड्रोन टैक्स सिग्नल डिस्ट्रप्टर और लॉन्ग रेंज इंफ्रारेड टारगेटिंग का भी इस्तेमाल किया। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के डेवलपर्स प्रहलाद रामाराव ने कहा कि जब उन्होंने अपने सिस्टम को लोगों की रक्षा करते हुए देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए।
और वाकई ये की प्राउड की बात है। इसी बीच लखनऊ में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हमले के कुछ दिन पहले ही नई ब्रह्मोस प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। इस फैक्ट्री का उद्देश्य न केवल भारतीय सेना को बल्कि फिलीपींस, वियतनाम और पोटेंशियली इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करना है। मिसाइल्स जो कि मेड इन इंडिया थी, युद्ध में सक्सेसफुली दागी गईं और उनकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। सब अपने लक्ष्य पर पहुंची और पॉलिटिकली ये कोई छोटी बात नहीं है। हमले के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी पर एक बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और उन्हें लेने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक बात लाउड एंड क्लियर कही थी कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल का बंधक नहीं बनेगा। ये एक लोडेड स्टेटमेंट है। दशकों से पाकिस्तान परमाणु शक्ति के तहत काम कर रहा है। उसने खुलासे तौर पर और बार बार कहा है कि इंडिया का कोई भी लार्ज स्केल अटैक न्यूक्लियर रेस्पॉन्स को जन्म देगा, लेकिन भारत ने इग्नोर करके स्ट्राइक शुरू कर दी और करारा जवाब भी दिया। वहीं पाकिस्तान का जवाब कुछ भी नहीं, हमेशा की तरह बॉर्डर पर ड्रोन्स और रॉकेट्स, और अब तो वो सीज फायर का सहारा ले रहा है। ऑफ कोर्स टेररिस्ट ग्रुप सीज फायर का पालन नहीं करते, लेकिन भारत के दुश्मनों को अब एक नए डर से निपटना होगा। ब्रह्मोस सिर्फ एक थ्रेट नहीं है, ये एक ऐसा हथियार है जो काम करता है, जिसका इस्तेमाल होता रहेगा। और आइए अब इस हथियार का ब्रेक डाउन करके देखें कि ब्रह्मोस एक्चुअली में है क्या। तो ब्रह्मोस सिर्फ फास्ट नहीं है, इट्स ब्रूटल। और जो बात इसे इतना डेंजरस बनाती है वो इसकी स्पीड ही नहीं है, बल्कि ये फैक्ट कि अब हम जानते कि रियल वॉर में इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अचानक दुनिया भर की मिलिट्रीज इस पर ध्यान क्यों दे रही हैं? वेल, सबसे पहले ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका मतलब ये है कि आकाश में बहुत ऊपर नहीं उड़ेगी और चट्टान की तरह वापस धरती पर नहीं गिरेगी। ये अपने विंग्स और एयर प्रेशर का यूज करते हुए जमीन से काफी नीचे रहकर ये रडार के नीचे उड़ती है। बेसिकली ब्रह्मोस 2 स्टेज मिसाइल है। फर्स्ट स्टेज है सॉलिड फ्यूल बूस्टर। ये वही चीज है जो इसे लॉन्च करने के लिए हवा में किक करती है और ब्रह्मोस को इनिशियल स्पीड और ऊंचाई देती है। तभी सेकंड स्टेज प्रोसेस शुरू होती है। रामजेट इंजन एटमॉस्फेयर से हवा लेता है और मिसाइल की अपनी स्पीड का उपयोग करके उसे कंप्रेस करता है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मोस को रॉकेट की तरह फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों ले जाने की जरूरत नहीं है। इसे बस इनिशियल बर्स्ट ऑफ स्पीड और सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है। एक बार ये स्टार्ट हो जाए तो इंजन मिसाइल को लगभग मैक 3 की गति से आगे बढ़ाता है। ये अप्रोक्स 1 किलोमीटर पर सेकेंड है। फॉर कंपैरिजन, अमेरिकन टॉम हॉक क्रूज मिसाइल मैक 0.75 की स्पीड से ट्रेवल करती है, जो कि इंडियन मिसाइल की स्पीड का 1/4 से भी कम है। और ये एक इम्प्रेसिव नंबर है। ये मॉडर्न वॉरफेयर है, इसमें गति जानलेवा है। इसमें दुश्मन को रिएक्ट करने के लिए कम समय मिलता है और उसे मार गिराना लगभग इम्पॉसिबल है। यदि ब्रह्मोस आ रहा है तो आपके सामने इमीडिएट बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। कुछ सेकंड, शायद उससे भी कम। और यदि आप किसी वॉरशिप, कमांड सेंटर या अंडरग्राउंड बेस पर हैं, तो कुछ सेकंड पर्याप्त नहीं होते। मिसाइल को 500 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में लगभग 8 मिनट का समय लगेगा। और रेंज इज अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट। चलिए रेंज के बारे में बात करते हैं। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर तक ही सीमित थी। दैट्स बिकॉज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम और MTCR, जो कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, उसके तहत एक्सपोर्ट मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक ही सीमित है। लेकिन जब 2016 में MTCR में शामिल हुआ भारत, तो रेस्ट्रिक्शंस हटा ली गई। अब ब्रह्मोस 500 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। कुछ वर्जन जल्द ही 800 किलोमीटर से अधिक हो सकते हैं। और यदि आप क्लोजली देख रहे हैं तो भविष्य में ब्रह्मोस वर्जन के बारे में डिस्कशन है जो 1500 किलोमीटर तक मार सकता है। ये रेंज इतनी है कि ब्रह्मोस चाइना के बीजिंग और चेंगडू को इजीली टारगेट कर सकता है। आपको फ्लीट ऑफ बॉम्बर्स की आवश्यकता नहीं है यदि आपके पास ऐसी मिसाइल है जो हजारों मील तक जा सकती है और कुछ ही मिनटों में अपने लक्ष्य को भेज सकती है। आपको किसी वार्निंग की आवश्यकता नहीं है, आपको एक बटन दबाना और खेल शुरू। फायर एंड फॉरगेट। अब बात वॉरहेड की करते हैं। ब्रह्मोस परमाणु नहीं है, ये कन्वेंशनल वेपन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कमजोर है। ये मिसाइल वर्जन के अकॉर्डिंग 200 से 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। ये एक डिस्ट्रॉयर क्लास शिप को डुबाने, एक इमारत को डिस्ट्रॉय करने और एक बंकर को भेदने या एक फुटबॉल मैदान के आकार के टेररिस्ट बेस को नष्ट करने के लिए सफिशिएंट है। और ये वेपन रियली बहुत स्मार्ट है। देखिए ब्रह्मोस में एक ऑनबोर्ड गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है जो इनर्शियल नेविगेशन, GPS और एक्टिव रडार होमिंग का उपयोग करता है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मोस जानता है कि वो कहाँ है, वो ये भी जानता है एनिमी कहाँ है, और यदि एनिमी मिसाइल उड़ान के दौरान हिलती भी है तो ये उसके हिसाब से एडजस्ट भी कर सकता है। फाइनल अप्रोच प्रोबेबली ब्रह्मोस के बारे में एक सबसे दिलचस्प बात है। ये एनिमी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने से पहले लॉक करता है, फिर हाइट गेन करता है और फिर सेंट्रल पॉइंट पर हमला करता है। ब्रह्मोस एक यूनिवर्सल मिसाइल है और ये कोई मार्केटिंग टर्म नहीं है, ये टैक्टिकल रियलिटी है। और आप इसे ट्रक में, लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से, शिप से, वर्टिकल लॉन्चर सिस्टम से, सबमरीन से, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। यदि आप ब्रह्मोस से बचाव कर रहे हैं तो आपको सिर्फ आसमान पर नजर नहीं रखनी है,
आपको सैटेलाइट, रडार, सोनार, ह्यूमन इंटेलिजेंस और थोड़ा सा लक भी चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्च से चूक गए तो आपके पास एक्सप्लोजन से बचने के लिए कुछ ही मिनट होंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस वर्जन का इस्तेमाल किया था वो एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस था, जो कि Su-30 MKI फाइटर जेट से दागा गया। ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड वेरिएंट है। इस मिसाइल को ले जाने के लिए Su-30 को स्पेशली मॉडिफाई किया गया था, क्योंकि ब्रह्मोस थोड़ा मैसिव है, लगभग 8.4 मीटर लंबा और अराउंड 2500 किलो इन वेट। सो फॉर एग्जांपल फोर्ड F-150 को इमेजिन कीजिए, जिसका बैट ईंटों से भरा हुआ है। एयरक्राफ्ट से लॉन्च किए जाने पर ब्रह्मोस कैन फ्लाई लॉन्गर फास्टर। ये एयरक्राफ्ट इसे एक्स्ट्रा एल्टीट्यूड और फॉरवर्ड वेलोसिटी देता है। इससे इंडिया को मिसाइल लॉन्च करने की सुविधा मिलती है बिना लॉन्चर को टारगेट के पास लाए हुए। इससे डिफेंस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मोस अब सिर्फ एक ग्राउंड लॉन्च्ड वेपन नहीं रहा, अब ये हाईली मोबाइल, हाईली पोर्टेबल एयर शार्क बन चुका है। एक शिप लॉन्च्ड वर्जन भी है जिसे इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। इसे INS कोलकाता, INS विशाखा जैसे डिस्ट्रॉयर और बाकी फ्रंटलाइन वेसल्स पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। ये शिप्स ब्रह्मोस को सैल्वोज में फायर करते हैं, यानी एक साथ कई मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती हैं, ताकि दुश्मन की डिफेंसेस को फेल किया जा सके। अगर एक मिसाइल डिस्ट्रॉय हो भी गई तो दो और पीछे तैयार हैं। इंडियन नेवी के पास एक सबमरीन लॉन्च ब्रह्मोस भी है, जिसका मतलब यह है कि दुश्मन को बिना लॉन्च दिखाए ही हमला किया जा सकता है। ये सीधे पानी से निकलता है और फिर मैक 3 की रफ्तार से सीधा हमला करता है। अब ब्रह्मोस का असली फीचर और भी डराने वाला है, जिससे कहा जाता है ब्रह्मोस 2। अब ये हाइपरसोनिक वर्जन, हाइपरसोनिक का मतलब होता है कि मैक 5 या उससे ऊपर की स्पीड, यानी आवाज की गति से 5 गुना तेज, मतलब 1 सेकंड में 1 माइल की दूरी। इतनी तेज कि ज्यादातर रडार सिस्टम इसे ट्रैक ही नहीं कर पाते और कोई भी करंट एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। हालांकि अभी जापान में एक रेल गन डेवलप हो रही है, काफी प्रॉमिसिंग दिखता है, लेकिन ब्रह्मोस 2 का गोल है मैक 7, यानी करीब 8600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तुलना के लिए कहें तो ये एक राइफल की गति से भी 2 गुना तेज और एक कमर्शियल जेट से लगभग 10 गुना तेज। लेकिन ये वर्जन अभी मार्केट में नहीं आया है, अभी डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन जैसे ही ये आ जाएगा तुरंत ही दुनिया का सबसे तेज ऑपरेशनल वेपन बन जाएगा। और भारत उन कुछ देशों में होगा जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होगी। फिलहाल रशिया, चाइना और शायद US के पास ही हाइपरसोनिक वेपन्स टेस्टिंग में है, लेकिन इसमें से कोई भी इसे एक्सपोर्ट नहीं कर रहा और ना ही डिप्लॉयमेंट के इतने करीब है। और डेवलपमेंट में चल रहे दूसरे प्रोजेक्ट्स के मुकाबले ब्रह्मोस कोई थ्योरेटिकल या व्हाइट बोर्ड पर बना हुआ कंसेप्ट नहीं है। ये रियल है, ये उड़ रहा है और ये ग्लोबल लेवल पर बिक भी रहा है। अब ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल भी हो रहा है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर इतना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसने साबित कर दिया कि ब्रह्मोस असली दबाव में भी काम कर सकता है। रेगिस्तान में एक डमी टारगेट को हिट करना वो आसान होता है, लेकिन एक लाइव डिफेंडेड फैसिलिटी जहां पर पूरा रीजन हाई अलर्ट पर है, इलेक्ट्रॉनिक जामिंग लगे हुए हैं, दुश्मन के रडार, खराब मौसम और राजनीतिक दावपेच हो, वहां मिसाइल गिराना बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत ने ये काम एक ही दिन में कई बार किया और अब ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं रह गया, ये एक सेल्स पिच है, ये एक वार्निंग है, ये एक रेप्यूटेशन है। जो भी देश इसे खरीदने का सोच रहे हैं, उन्होंने जस्ट अभी देखा कि इंडियन टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेटेड सिस्टम में कितना परफेक्टली काम करता है। और जो भी दुश्मन भारत को टेस्ट करने का सोच रहा था, उसने भी ये देख लिया कि जब आप हद से बढ़ जाते हैं तो क्या होता है। भारत की मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादातर समय उसकी मिलिट्री पोस्चर कॉशन रही है। मींस भारत ने हमेशा इंतजार किया है, पहले वार्निंग दी है, जरूरत रही तो स्ट्राइक झेली है, और जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तब जाकर जवाबी हमला दिया। और जब भी हमला किया तो चुपचाप बिना ज्यादा शोर मचाए, ग्लोबल ऑर्डर्स को ज्यादा हिलाए बिना, ये सब किया। लेकिन अब ये पोस्चर साफ तौर पर बदल चुका है। आज भारत ज्यादा असर्टिव है, ज्यादा विजिबल है और ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है। ये रेकलेस नहीं है, लेकिन ये शाय भी नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर ने इसी कंसेप्ट को साबित किया है। मोदी जी 2014 में सत्ता में आए तो उन्होंने नेशनलिस्ट स्ट्रेंथ की भाषा लाई। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी रक्षा के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए, हर बार हमले पर एस्केलेशन से डरना नहीं चाहिए, और सबसे बड़ी बात, भारत को न्यूट्रल थ्रेट से क्यों डरना है। ये मैसेज पुलवामा के बाद 2019 में और भी साफ हो गया, जब पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ग्रुप ने सुसाइडल बॉम्ब में 40 भारतीय सैनिक को मार दिया। भारत ने इसके जवाब में पाकिस्तान के अगेंस्ट बेलकोट में एक एयर स्ट्राइक की। उस वक्त ये एक बड़ा कदम था। दशकों बाद भारत ने पहली बार ओपनली क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक की, बिना अपनी ताकत को छुपाए या कम आंकने की कोशिश की है। लेकिन तब भी भारत ने अपने टॉप टियर हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने बालाकोट में आगे बढ़कर ब्रह्मोस, अपनी सबसे तेज क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। भारत ने कई टारगेट्स पर हमला किया, वो भी एडवांस म्यूनिशंस के कोऑर्डिनेशन में, और ये सब बिना झिझक के, यहाँ तक कि पाकिस्तान की खोखली न्यूक्लियर धमकियों के बावजूद भी। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है,
अगर आप भारत पर आतंकी हमला करेंगे तो भारत आपको प्रिसीजन के साथ जवाब देगा। भारत इंतजार नहीं करने वाला, ना ही किसी से कोई परमिशन मांगेगा और जाहिर है माफी भी नहीं मांगेगा। ये मैसेज देश के अंदर खूब पसंद किया गया। भारतीय इस हमले को सिर्फ बदला नहीं बल्कि रीजनल लीडरशिप के रूप में देख रहे हैं। ये साबित करता है कि भारत को किसी दूसरे देश के अधीन रहकर उसका सहारा बनने की जरूरत नहीं है। हमारे पास मिसाइल्स हैं और हमला करने वालों पर उन्हें लॉन्च करने का पूरा हक है। देखिए, भारत की ज्योग्राफी बहुत चैलेंजिंग है। इसके दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर हैं। पश्चिम में पाकिस्तान, जिसे कई बार युद्ध लड़े गए हैं और नॉन स्टेट टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट भी करता है, और नॉर्थ में चाइना, जिसके साथ बॉर्डर विवादित हैं, जिसकी मिलिट्री बहुत बड़ी है और जिसकी रीजनल ताकत लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे देश के लिए जो इन दोनों देशों से घिरा हुआ है, बिना न्यूक्लियर युद्ध को प्रोवोक किए हुए खुद की रक्षा कैसे करनी है, यहाँ पर भारत की असली मिलिट्री डॉक्ट्राइन सामने आती है। भारत नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी अपनाता है। इसका मतलब यह है कि भारत कभी भी पहले न्यूक्लियर हथियार नहीं चलाएगा, लेकिन अगर न्यूक्लियर हमला हुआ तो वो जवाब भी देगा। इसका ये भी मतलब है कि भारत को कन्वेंशनल वॉर में बिना न्यूक्लियर बॉम्ब की ही जीत हासिल करनी होगी। अब ये काम करने के लिए एक बहुत ही नैरो और मुश्किल जगह है। इसलिए भारत ने एक स्ट्रेटेजी विकसित की जिसे कोल्ड स्टार कहते हैं। कोल्ड स्टार का मतलब है कि तेज, जोरदार कन्वेंशनल वॉर करना, ताकि किसी भी प्रोवोकेशन का रिस्पॉन्स लिमिटेड बट डिफेंसिव फोर्स से दिया जा सके। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटेजी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये तेज है, ये बहुत प्रिसाइज है और इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं होता। तो इसलिए ये सीधा न्यूक्लियर एस्केलेशन को ट्रिगर नहीं करता, लेकिन इतना जोरदार हमला करती है कि कोई इसे इग्नोर नहीं कर सकता। आपको सैनिक, टैंक या ट्रक भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको हफ्तों एक इंटरनेशनल सपोर्ट का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। यू जस्ट फायर। और यही काम भारत ने किया। पूरे ऑपरेशन की बुनियाद आत्मनिर्भर भारत थी। हाँ, ब्रह्मोस एक जॉइंट प्रोजेक्ट है रशिया के साथ, लेकिन इसकी गाइडेंस, टेस्टिंग, प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा भारत में ही लोकलाइज्ड है। भारत आज सिर्फ मिसाइल लॉन्च ही नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें बना भी रहा है, बेच भी रहा है और युद्ध के क्षेत्र में सुधार कर रहा है। ये सब राष्ट्रीय गौरव की बात है और इन मिसाइलों से सूझबूझ से अपनी रक्षा भी कर रहा है। ऑपरेशन के दौरान भारत पूरी तरह से ऑफेंसिव मोड में था। हमने ड्रोन जैमर्स, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंटी एयर सिस्टम और इंडिजीनियस रडार्स को एक्टिवेट किया ताकि अपनी एयरक्राफ्ट और टेरिटरी की पूरी सुरक्षा की जा सके। ये सिर्फ एक बार का हमला नहीं था, बल्कि मॉडर्न इंडियन वॉरफेयर को एक जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन कराना था। ये मल्टी डोमेन था, पूरी तरीके से कोऑर्डिनेटेड था, देश में बनाया गया था और बहुत ही शार्प था। और मजे की बात, ये सब हुआ बिना न्यूक्लियर एस्केलेशन को ट्रिगर किए। यही ट्रिकी बैलेंस है जिस पर भारत इस चैलेंजिंग रीजन में चलना चाहता है। इतना हार्ड हिट की असर दिखे, लेकिन इतना भी नहीं कि दुश्मन कंट्रोल से ज्यादा एस्केलेट करे। ये बहुत मुश्किल संतुलन है, लेकिन 10 मई को भारत ने इसे अचीव कर दिखाया। और ये सक्सेस सिर्फ मिलिट्री लेवल पे नहीं, बल्कि डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल लेवल पे भी बताती है कि भारत अब कहाँ जा रहा है। भारत आज खुद को उन कंट्रीज के रूप में नहीं देखता कि हमला होने के बाद भी चुप बैठा रहे, बल्कि वो कंट्री है जो फास्ट है, स्मार्ट है और ऐसे हिट बैक करता है कि पूरी दुनिया उसकी ताकत और कंट्रोल दोनों को रिकॉग्नाइज करे। तो ये थी पूरी वीडियो। ये थोड़ा सा हटके था, पर प्राउड होता है कि जब हमारा प्यारा भारत कुछ अचीव करता है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मैं सचिन सेन विदा लेता हूँ आपसे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।